हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इंडिया के अंदर एक एरो शो हो रहा है, मतलब जहाज़ों के हवाले से। मैं ये सिंपल वर्ड में ये कहूँ और कितनी दुनिया आई हुई है, आधी दुनिया आई हुई है या आधी से भी ज़्यादा दुनिया आई हुई है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। इंडिया का शहर बेंगलुरु, बेंगलुरु कहा जाता है, हम तो वैसे क्रिकेट की वजह से जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी वहाँ की बड़ी सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से वो दुनिया भर में जाना और पहचाना जाता है। इस इश्यू पे बात करेंगे और बात करने के लिए स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फागर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित जी, एक तो ये बताइएगा कि ये शो शायद पहले भी होता रहा, लेकिन जिस स्केल पे अभी नरेंद्र मोदी साहब ने इसका इफ्तिताह किया, ओपनिंग हुई है, तो शायद हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का बड़ा शो, या क्या कहेंगे इसको? और थोड़ा सा डिटेल भी आप अगर हमारे साथ शेयर कर लें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए फागर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। ये बैंगलोर में शुरू हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने इनका इनॉग्रेशन किया, राजनाथ सिंह जी थे, बोमाई साहब चीफ मिनिस्टर, काफी सेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स, वहाँ के पूरा कैबिनेट बैंगलोर का था। इसकी शुरुआत 90s में हुई थी। 90s में एक बहुत छोटा सा शो होता था और कुछ दो चार कंट्रीज आती थी और दो चार जहाज वहाज आके निकल जाते थे। जी। और तब की बात यह है, इवन 2008-10 तक की बात करूं तो सबसे बड़ा शो होता था सिंगापुर में, चांगी सिंगापुर एयर शो। ओके। क्योंकि मैं खुद कई साल तक पार्टिसिपेट किया सिंगापुर एयर शो में, मैं जब मैं वहां रहता था तब वो बड़ा लगता था। पर आज जो मैंने इस बैंगलोर वाले एयर शो का, अपने वाले एयर शो का वो देखा, तो सिंगापुर वाला एयर शो मुझे बहुत छोटा लगा, क्योंकि सिंगापुर जगह भी छोटी है, एयरपोर्ट भी बहुत ओके। छोटा है ऑन द लाइटर साइड। देखिए, अभी इसमें फखर भाई सबसे बड़ी बात है, 98 कंट्रियां पार्टिसिपेट कर रही हम्म। है। 98 कंट्रीज मतलब दुनिया में 303 203 मुल्क है, और कुछ 40-50 एक मान लीजिए जो जिन्हें मतलब ही नहीं, वाले की जी, दुनिया में बिल्कुल रहते हैं। आपकी बात सही है। 40-50 ऐसे हैं जिन्हें जिन्हें यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है, तो मतलब जिनको आना है लगभग लगभग वो 100% आ गए। इसमें 870 एग्जिबिटर्स हैं, जिसमें से 760 हमारे हैं और 110 बाहर के एग्जिबिटर्स हैं। ओके। इसमें करीब 5 लाख लोग आएंगे, और पहली बार अमेरिका ने अपना F-35 भेजा है। ओके। F-35 आज तक किसी एयर शो में नहीं गया, और मैं आपको बता दूं ये एशिया का लार्जेस्ट एयर शो है। इसके अलावा इससे बड़ा एयर शो अब दुनिया में दो ही होते हैं, एक यूएस में होता है, एक फिर एक रशिया में होता है। तो इट्स द थर्ड ओके। बिगेस्ट एयर शो इन द वर्ल्ड। राइट, अब राइट। आपको अच्छा, सुमित जी, मतलब मैंने इसके हवाले से कहते हैं कि हियर आर 10 फैक्ट्स अबाउट द एरो इंडिया 2023। एक तो ये कि कहते हैं कि जी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज विल शोकेस इंडिया ग्रोथ इन एरोस्पेस एंड डिफेंस कैपेबिलिटी। तो मैं कह रहा हूँ कि हम वन बाय वन अगर इसके हवाले से जाए, ये 5 डे का इवेंट है, तो मतलब बिलियन अपॉर्चुनिटीज दुनिया को ये बताया जा रहा है कि भाई ये ऐसा नहीं है, इसमें आपको ग्रोथ हम बता रहे हैं और अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज बता रहे हैं। क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि 800 में से 800 समथिंग कंपनीज है, और उसमें से शायद 100 समथिंग फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, और 700 के आसपास जो है वो इंडियन कंपनीज वहां पे है। तो इस जी, हवाले से थोड़ा सा अगर आप हमारे साथ शेयर कर लें कुछ थोड़ा सा टेक्निकल चीजें भी तो। देखिए फगर भाई है क्या, थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ आपको। जी 2-4 दिन पहले हमने, कल परसों की बात है, जो हम 500 जहाजों की बात करते थे एयर इंडिया की, 250 का बोइंग को, 250 का एयरबस को ऑर्डर जी देना बिल्कुल। है। और यही नहीं, 1500 जहाज और का ऑर्डर देना है। हम्म। 1500 जहाज और का ऑर्डर देना हमें, तो करीब हम हम्म। 2000 जहाजों का ऑर्डर दे रहे हैं। अगर हम एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, 7 से 11% CAGR होता है दुनिया भर में। हमारे डोमेस्टिक एविएशन इंडस्ट्री का CAGR 20 से 25% है, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ओके। पहली बात। जी। दूसरी बात, अब एयर शो की बात करें तो HAL ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर और कुछ नई कैपेबिलिटी जो उन्होंने रिकॉग्निजेंस को लेके डेवलप की, वो दिखाया है। अभी हमने अपने कई तरह के UAV डेवलप किए, कई हमें UAV के प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए हैं, जी। कई तरह के ड्रोन्स डेवलप किए, स्वर्ण ड्रोन, स्वैम ड्रोन, और कई तरह के ड्रोन्स हमने अभी डेवलप किए, वो दिखाया हमने। अभी हमारे यहाँ 32 और 72 सीटर जहाज इंडिया में बढ़ेगा, उसका ऑलमोस्ट हमारा पूरा सांचा तैयार है। इंजन की दिक्कत थी, अब 6 कंपनियां इंडिया में ही इंजन बनाती है। ओ। और अभी हमारे डिफेंस की बात, अभी सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर का कारखाना, 1000 हेलीकॉप्टर कैपेबिलिटी, वो बैंगलोर में ही लगा, HAL के अंडर है। हम्म। HAL की ऑर्डर बुक की बात करें तो फखर भाई करीब 7-8 साल का ऑर्डर बुक भरी पड़ी उनकी।
कुछ $8-10 बिलियन के ऑर्डर पड़े उनके पास जो उन्हें एग्जीक्यूट करने। अगर आज बात करें करीब करीब हम तेजस की, तो तेजस का इंटरेस्ट करीब 10 से 15 कंट्रियों में से आया है। आज जो हमारा एलसीए जो हमने लॉन्च किया था, उसका इंटरेस्ट 10-15 कंट्रियों से आ गया हमारे पास। ब्रह्मोस को 80 कंट्रियां मांग रही है, हम दे नहीं सकते पर 80 कंट्रियां ब्रह्मोस मांग रही है, वी कैन नॉट गिव दैट, वो स्ट्रेटेजिकली दिया जाएगा। ध्रुव चेतक, हमारा आकाश एंटी एयर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम, उसको कम से कम 15-20 कंट्रियां मांग रही है। तो अभी हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो हम नेट इंपोर्टर थे, अभी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो है $1.5 बिलियन का। 2025 में हमें इसको $5 बिलियन को पार करना है। 2035-40 तक वी हैव टू एक्सपोर्ट $100 बिलियन ऑफ ओके। इक्विपमेंट। अच्छा, सुमित जी, एक चीज़ और, मतलब इनॉग्रेशन पे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये जो एरो शो है, कहते हैं ये इंडिया के स्ट्रेंथ एंड एस्पायरेशंस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और उन्होंने आगे कहा कि मेड इन इंडिया जिस तरीके से तेजास एयरक्राफ्ट है या आईएनएस विक्रांत है, कहते हैं कि ये एग्जाम्पल्स है इंडियन पोटेंशियल की। तो इससे क्या एक चीज हम देख सकते हैं कि बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि इमर्जिंग पावर या इमर्जिंग इकोनॉमी, या क्या क्या अखज़ कर सकते हैं? देखिए फाखर भाई, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी हुँ, जो दुनिया में टेक्नोलॉजी बनती है, मेनली ये यूरोप में बनती है, अमेरिका में बनती है। बिल्कुल। ओईएम्स वही है, जिन्हें हम कहते हैं ओईएम्स, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, जी। ये सारे वही है। चाइना की टेक्नोलॉजी ना रिलायबल है, ना डिपेंडेबल है, और ना चाइना का इंटेंशन डिपेंडेबल है। चाइना का कुछ भी क्वेश्चन मार्क है। अब आप अमेरिकन और यूरोपियन टेक्नोलॉजीज में दिक्कत क्या, बड़ी महंगी है। हमारा जब डिफेंस शो हुआ था, उसमें 65 कंट्रियां, पूरी अफ्रीका के 65 के 65 मुल्क आए, हुँ, सब पूरा अफ्रीका वहां था। क्यों? अफ्रीका को भी हथियार चाहिए, अफ्रीका को भी डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए। वो अमेरिका हुँ, के पास नहीं जा सकता, वो यूरोप के पास नहीं जा सकता, क्योंकि इतना महंगा, और फिर उसकी एएमसी, फिर उसके स्पेयर्स, फिर उसके रिपेयर मेंटेनेंस, हुँ, वो दे ही नहीं पाते। इसलिए उनके पास कुछ भी नहीं होता। वो वही वही बाले फर से लेके घूम रहे, लिटरली, नॉट हुँ, एग्जैक्टली बट लिटरली वही लेके घूम रहे हैं। अब उनको एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो डिपेंडेबल हो, जो रिलायबल हो, जो अफोर्डेबल हो, जहां कोई तुम्हें निचोड़ ना रहो। अब ओके, जब इंडिया अपने लिए टेक्नोलॉजी बना रहा है, हम जो कहते हैं ना फार साउथ की, हम या फार ईस्ट की, फार साउथ की लीडरशिप, फार साउथ की लीडरशिप में यही आता है। वो जो हम उस दिन बात कर रहे थे ना, जीडीपी की वाली, तो वो जो बाकी ममालिक आते हैं, हम उनके लिए भी तो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। हुँ, जो हमारे यहाँ बनेगा उनके लिए। आप ये देखिए, एलसीए का इतना बड़ा ऑर्डर क्यों आ रहा है? पता है, इंडिया की टेक्नोलॉजी रिलायबल है, डिपेंडेबल है, स्पेयर मिलेगा, सर्विस मिलेगी, एमसी में नहीं लूटेंगे, पूरा पूरा हेल्प, सपोर्ट, ट्रेनिंग, कॉपरेशन, सब कुछ मिलेगा। और अगर इंडिया ने अपने डिफेंस में लगाया, तो इससे बड़ा प्रूफ तो कुछ हो ही नहीं सकता। हुँ। क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजियां बन रही हैं, जी, जी, इसी इन्हीं को मोदी जी ने कहा था। अभी मैं आपको बताऊं, हमारे जो ड्रोन्स हैं, जी, तो ड्रोन्स की डिमांड पूरे देश से, दुनिया भर से आ रही है। एलसी की आ रही है, एलसीएच की आ रही है, जो नया प्रलय बनाया हमने, उसकी डिमांड आ रही है, हुँ, ब्रह्मोस की डिमांड आ रही है। कारण क्या है? इट्स अ टाइम टेस्टेड आर्सनल, इट इज चीप, हुँ। इट इज रिलायबल, टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर, और ये सारा मेक इन इंडिया बन रहा है। तो एग्ज़ैक्टली, अब मैं इसी पे आ रहा हूँ कि बार-बार ये मैं जब इनकी डिटेल्स पढ़ रहा हूँ, तो यही कहते हैं कि कहा जा रहा है, और मोदी जी कह रहे हैं, कोई मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि ये न्यू इंडिया है 21st सेंचुरी का। और यहाँ पे कोई अपॉर्च्युनिटी भी अगर आएगी तो उसको मिस नहीं किया जाएगा। हम अपने हार्ड वर्क से दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि यार यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो दुनिया के सामने आएँगी। यानी इसका मतलब ये हम ले सकते हैं कि किसी ज़माने में जिस तरीके से यूरोप के ऊपर दुनिया रिलाय करती थी, या यूएस के ऊपर करती थी, शायद अब भी किसी हद तक करे, लेकिन उनके पास एक थर्ड ऑप्शन, रशिया और यूएस के बाद एक थर्ड ऑप्शन के तौर पे इंडिया आ रहा है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको दो तीन चीजें थोड़ा बैकग्राउंड में दूं, फिर आपके डायरेक्ट सवाल का सवाल देता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। फखर भाई, जो भी हम बनाते हैं ना, आपके हम आपकी बारी पहली भी बात हुई कि व्हाट आर वी डूइंग, वी आर मेकिंग फॉर ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट, हुँ, ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन, मोदी जी ने कहा था ये वर्ड। अब ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन डेवलपमेंट में क्या है? जो आप बनाओ अपने लिए तो बनाओ, सबके लिए बनाओ। हुँ, क्योंकि जापान कहाँ बस मिस कर गया, चाइना कहाँ बस मिस कर, अपने लिए बना रहे हैं, अपने ओके। लोगों के लिए, हम जी, सबके जी। लिए बना रहे हैं। तो अब जो आज हम AK-203 बना रहे, फॉर एग्जांपल, या कोई हम LCH बना रहे, मैं आपको बताऊं, जो हम ड्रोन बना रहे, हमने जनरल एटॉमिक से ड्रोन लिए, प्रीडेटर लिया, जी। राइट। प्रीडेटर ड्रोन शायद मेरे हिसाब से $100 मिलियन का एक पीस है। 100 मिलियन बहुत होता, अगर बहुत हम ये बड़ी भी अमाउंट है सर, बहुत ह्यूज हाँ, अमाउंट है।
अगर हम यही ड्रोन अब यहाँ बनाएंगे तो 1/10 क्या 1/100 कीमत में यही बना देंगे, लगभग लगभग वैसा ही, हम्म, लगभग लगभग वैसे। इसीलिए मेड इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए $100 मिलियन वाला ड्रोन खरीदने वाले शायद दुनिया में 10 कंट्रियां होंगी, बिल्कुल, बट अगर यही ड्रोन करीब करीब 1 मिलियन में आ गया, 5 मिलियन में आ गया, तो 50 से 100 कंट्रियां हो जाती है बिल्कुल, खरीदने वाली। बिल्कुल। और जरूरत हर उनकी एक को रेंज है, में भी आ जाएगा। जरूरत हर एक को है, इंटरेस्ट हर एक के, डिफेंस हर एक को चाहिए, ड्रग ट्रैफिकिंग, दुनिया भर के मसले हैं दुनिया भर में। जी। तो मैं आपको 3 चीजें और बताऊं। हमने पहले बात की थी हम जहाज क्यों खरीद रहे थे, बिकॉज वी वांट टू बिकम अ एमआरओ। व्हाट इज एमआरओ? मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशंस, कोई ओवरहॉल कहता है। हुँ, और मैं ऑपरेशंस कहता हूँ कि ऑपरेशन में ओवरहॉल वगैरह सब होता है, पैसेंजर टू जी। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट टू पैसेंजर कन्वर्जन। अभी देखिए ट्रांजिट हब्स कहाँ है दुनिया की? यूनाइटेड की नरीता में, किसी की हांगकांग में, किसी की सिंगापुर में। क्यों इंडिया में क्यों नहीं बन पाई? इंडिया तो सेंटर में है, इंडिया के पास एयरपोर्ट बहुत ज्यादा है। सिंगापुर के पास तो ले दे के एक एयरपोर्ट है भाई, जी, बिल्कुल। हांगकांग के पास एक एयरपोर्ट है। बिल्कुल। क्यों बनी? हम एमआरओ नहीं है, वी डिडंट हैव मैन्युफैक्चरिंग रिफाइनरी ऑपरेशंस। अब जब हम एमआरओ बन रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ खुलेगी। अब जब हम एमआरओ बन रहे हैं, अब जो राफेल आपका आएगा, राफेल जो दुबई में यूएई में गया है, उसकी सर्विसिंग इंडिया में होगी। जितना भी यहाँ इस एरिया में राफेल जाएगा, उसकी सर्विसिंग इंडिया में होगी, फ्रांस में नहीं एशियन होगी। रीजन में। हाँ, जितने भी एशिया साउथ ईस्ट में जाएगा इंडिया में होगी, हुँ, फ्रांस में नहीं होगी। तो जब आप ओह! एमआरओ जा रहे हो, आपका सीएजीआर डोमेस्टिक मार्केट का 25% आपने करीब करीब 2000 जहाजों को ऑर्डर दे रहे हो, आपके पास 150 एयरपोर्ट आसपास हैं, और 60-70 और बना रहे हैं एयरपोर्ट। तो आप अपने एयरपोर्ट को बढ़ा रहे हो, तो आप एक एविएशन हब खुलेगी, तो होटल खुलेगा, एमआरओ खुलेगा, रिपेयर खुलेगा, ऑपरेशन खुलेगा। फिर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे रहे हो। हुँ, और मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट ओनली फॉर इंडिया। फिर क्योंकि बाहर वाला आएगा, यार तुमसे तो भर गया, अब मैं क्या करूं? तुम जब यहाँ मैन्युफैक्चर करोगे, तो इंडिया के थ्रू तुम्हारा पूरी दुनिया का मार्केट खुलेगा, बिकॉज विल ऑफर यू इकोनॉमी ऑफ स्केल, विल हुँ, ऑफर यू टू मैन्युफैक्चर एट चीपर प्राइस। और चाइना की तरह नहीं तुम्हारा आईपीआर कोई चुराएगा, तुम्हारा कोई माई बाप नहीं है सुनने वाला। हुँ। तुम्हारी टेक्नोलॉजी कल को दूसरा हम अपने नाम से वही जहाज निकाल देंगे आधी कीमत का। वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ये जो चीज है, ये एक बड़ी टेक्नोलॉजी, ये एक बड़ी टेक्नोलॉजी है 90% ऑफ द वर्ल्ड को सर्विस करने की, हुँ, which we are हुँ। opening for ourselves and for our partners। तो मोदी बिल्कुल। जी का कहना ये है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ ज़हन में आ रही है कि ठीक है, डिफेंस तो मज़बूत होता है इस तरह की चीज़ों पे, अगर आप जिसे कहते हैं शिप कैरियर बना रहे हैं, आप जेट फाइटर्स बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं, या इस तरह की इससे रिलेटेड और चीज़ें बना, लेकिन इकोनॉमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? अगर हम नेक्स्ट 10 ईयर्स, 5 टू 10 ईयर्स की बात कर लें, तो ये कितना इंजेक्ट करेगा इंडियन इकोनॉमी में? भाई साहब, ये आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा, और मेरा जी। फेवरेट सवाल पूछा। 35 to 40, 35 से 40 के बीच, इट विल बी 1 ट्रिलियन प्लस एक बिजनेस। ओके। अब मैं आपको बताऊं, जैसे हम जी, कह जी। रहा हूँ भाई, ENY ने जैसे बताया कि विल बी $35.8 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2045। तो 22 साल में विल बी एडिंग 22 ट्रिलियन। देखो 22 ट्रिलियन ऑर्गेनिकली कभी नहीं बढ़ेगा। 3.8 ट्रिलियन से आप 35.8 नहीं बढ़ोगे ऑर्गेनिकली, तो उसके लिए बड़े बड़े सेक्टरों का एक्टिवेट होना जरूरी है। मान लीजिए, हुँ, जैसे भी 2026 के बाद विल हैव क्वांटम जंप्स, काफी इनिशिएटिव लिए जो मैच्योर हो रहे हैं। बट जैसे मान लीजिए ये एमआरओ, एविएशन हुँ। हब्स, होटल इंडस्ट्री, रिपेयर, कार्गो, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, ये सबको मैं मुझे ला रहा हूँ, तो ये $1 ट्रिलियन की ज्यादा का हिसाब किताब दे देगा। तो ऐसे ही जब आप कई सारे सेक्टर डेवलप करोगे, तो वो आपके जीडीपी को बढ़ाएंगे। इट्स नॉट द ऑर्गेनिक डायरेक्ट जीडीपी, इट्स आल्सो दीज सेक्टर्स, हुँ, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स व्हिच आर डेवलपिंग। मैं आपको बात करूं, आपने सुना होगा नोएडा में हमारा जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है। हुँ। तो एशिया का या दुनिया के टॉप 5 एयरपोर्ट्स में आएगा। मुझे लगता है हीथ्रो से बड़ा होगा वो। जी। फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। 1 लाख नौकरियां डायरेक्ट जनरेट करेगा, और इनडायरेक्टली करीब 9 लाख और जी। जनरेट करेगा। इट विल जनरेट 1 मिलियन जॉब्स। उसके अलावा फखर भाई, सबसे बड़ी बात क्या, वहां बन रही है यमुना सिटी। यमुना सिटी दिल्ली से 2 गुना बड़ी और गुड़गांव से 4 गुना बड़ी है, खुद सोचिए। उस एयरपोर्ट ओके। के साथ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का पार्ट है। तो जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो तभी तो हमने 10 लाख करोड़ का जो पुश है आपकी बार बजट में, हमने 10 लाख करोड़ का पुश क्यों दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे? इसीलिए तो दिया है। हुँ, अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, ये केवल इंडिया के लिए नहीं है, जो यहाँ के करेगा। देखिए एक टाइम में इंजन नहीं बनता था, आज 6 बड़ी दुनिया की कंपनियां सब इंजन यहाँ बनाती बेंगलोर में। हुँ। इंजन क्यों बन रहा है? क्योंकि इंजन यहाँ बनेगा, नॉट केवल ओनली फॉर इंडिया। यहाँ इंडियन इंडियन बनेगा आपकी पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल। जिस प्राइस पे आप बना पाओगे, वो पूरी दुनिया को दे पाओगे।
ओके। अच्छा, कल मैं गार्डियन की एक स्टोरी पढ़ रहा था कि आप लोगों का मुंबई टू न्यू दिल्ली एक मोटरवे हमारे यहाँ कहते हैं, आप लोगों के यहाँ शायद एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेसवे या फिर जो भी हो, लेकिन एक रोड नेटवर्क के हवाले से बात हो रही थी, $13 बिलियन। और जब मैंने उस पूरी स्टोरी को पढ़ा कि शायद 38 किलोमीटर रोड पर डे आप लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और वहां पे भी नरेंद्र मोदी जी ने उसका ओपन किया, एक सेक्शन गालिबन हुआ है। और वो कह रहे थे कि भाई हम ये स्ट्रेटेजिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हमने क्योंकि चाइना के साथ या दुनिया के जो बड़ी ताकतें हैं उनके साथ हमारा एक कंपटीशन हम कह दें या जो भी वर्ड कहें, तो कहते हैं वो है। फिर इस तरह का जो एरो शो है, यकीनन जो फाइटर जेट्स होते हैं, मेरे ख्याल से शायद सबसे महंगी तरीन एक इक्विपमेंट होता है जी आपकी फोर्सेस के पास। वैसे तो बाकी चीजें भी होती है। तो क्या इम्पैक्ट आ सकता है इस रीजन में, अगर हम कहते हैं कि जी इंडिया करता है, कल को अगर पाकिस्तान के पास कोई ऐसा जहाज हो जिसका इंजन भी इंडिया में बन रहा हो, तो उसका क्या होगा? क्या इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे से लेंगे, या फिर जो अंडर लाइसेंस कंपनी होगी अमेरिका की या फ्रांस की या किसी और की, तो उसके थ्रू बनेगा, तो फिर ये चीज हो सकेगी? देखिए, दो तीन चीजें शगन जी। भाई। बॉम्बे जो दिल्ली एक्सप्रेसवे बनेगा वो हमारा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। इस पे कभी बिल्कुल, अलग से प्रोग्राम करेंगे। इसमें फखर भाई कई सारी चीजें अंदर है। ये क्योंकि एक्सप्रेसवे मत उसका समझिए। स्ट्रेटेजिक जो वो है उस वजह हाँ, से, क्योंकि मैंने वो अलग से उसको रखा हुआ, हाँ, इसमें मैं वो नहीं वो शामिल कर अलग रहा। वो अलग से उसमें कई सारे हमने नए कॉन्सेप्ट्स लाए हैं। ठीक है। हेलीकॉप्टर, हेली टैक्सीज, हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएशन, एम्बुलेंसेस, बहुत मतलब उस पे एक अलग प्रोग्राम हो जाए तो उसमें करीब बिल्कुल। कम से कम 20-30 ऐसी यूनिक चीजें लाई है जो दुनिया में कहीं नहीं है। वो एक मॉडल एक्सप्रेसवे होगा पूरी दुनिया के लिए। इसलिए ओके। उस पे इतना पैसा लगा रहे हैं। बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है उस पे। और कोई एस्टिमेट मैंने ये भी देखा कि $100 बिलियन तक लग जाएगा उसमें विद ऑल द फैसिलिटीज अराउंड। क्योंकि इट विल बी इंटीग्रेटेड एक्सप्रेसवे। खाली आप सड़क नहीं बन रही, उसके मतलब बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, पूरा एग्ज़ैक्टली, वो एक रोड हिसाब नहीं है, किताब सिस्टम उसके इर्द-गिर्द सिस्टम बना बहुत हुआ सारी फैसिलिटीज़ है। और एक है। हाँ, चीज़ और सुमित जी, एक चीज़ और आ रही है कि जी कनाडा के साथ आप लोगों का ये भी आजकल बड़ी एक गरम है ये इससे खबर जो हाँ, है। अब ये मैं ये कहूँगा कि काफ़ी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि कनाडाज़ इंडो-पैसिफिक स्ट्रैटेजी वार आई ऑन द चाइना बेट टू रीसेट इंडिया टाइज़। क्योंकि बीच में से थोड़े से क्लैशेस आए थे, लेकिन अब मेरे ख्याल से डॉक्टर जयशंकर साहब जो है वो कनाडा के दौरे पे हैं, और गालिबन वो क्योंकि बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं इस चीज के हवाले से। तो क्या डेवलपमेंट आपको नजर आ रही है यहाँ पर? देखिए पहले वो पुराने सवाल का थोड़ा जवाब रह गया था। देखिए जरूर, जो प्लीज मेड प्लीज इन आप उसको पूरा कर लीजिएगा। हाँ, जो मेड इन इंडिया वाला तो एक्सप्रेसवे पे फिर बात करते हैं डिटेल में। जी बिल्कुल 100 बिल्कुल। बिलियन का नंबर कहीं से मेरे सुनने में आया बिकॉज़ ऑफ द लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैव बीन डन देयर। ओके। 100 बिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। अब मैं दूसरी बात पे आऊँ। देखिए फगर भाई, सबसे पहली बात, अगर यहाँ इंजन मान लीजिए आप कल को लोकहीड मार्टिन से खरीदते हो, उसके इंडिया में बनता बिल्कुल है, चाहे इंजन इंडियन हो, उसकी गारंटी और उसकी अवेलेबिलिटी लोकहीड मार्टिन एंश्योर करेगी। बिल्कुल, अगर आप एग्जैक्टली। एचएएल से भी खरीदते हो तो एचएएल भी वो आपको उसकी अवेलेबिलिटी एंश्योर करेगी, चाहे वो इंडियन कंपनी हो। ओके। तो जब इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेड करते हो, वहाँ ये दोस्ती दुश्मनी संग दिली और नरम दिली नहीं चलती। या तो आपको जहाज नहीं बेचेंगे, पैसे बेचेंगे तो चाहिए पूरा उसके बेचेंगे। लिए। नहीं यार, जहाज नहीं बेचेंगे, बेचेंगे तो पूरा बेचेंगे। फिर उसमें ये इफ्स एंड बट्स कुछ नहीं होते। जी जी। दो ही चीज होता है, यस और नो। डिफेंस में कुछ हो, देखिए डिफेंस में आप कुछ भी लेंगे तो 10 साल का आप सपोर्ट या 15 साल का सपोर्ट आप हमसे साइन करवा के लेंगे। जी तो 15 साल तक का अमाउंट में वी हैव टू सपोर्ट, ये रूल होता है डिफेंस का। जी। क्योंकि कोई ऐसी चीज तो लेगा नहीं कि 6 महीने बाद घर में खड़ी करेगा उसको। कोई जी। चाइनीज तो है नहीं ना 6 महीने बाद गाड़ी का खड़ी करनी है। तो ये आ रही बात है। अब आपकी बात आई जो, देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आपने डिस्कशन का उठाया और ये बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। क्यों? मैं आपका अटेंशन लेना चाहूंगा नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ऑफ फ्रांस, नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ऑफ यूएस, और अब कनाडा ने भी नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बनाया था। तब मैंने आपको बताया था, मैंने कहा फखर भाई कनाडा भी यही बनाएगा। और अब ओके। आपको आज बताऊं, अमेरिका और ये बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया भी यही बनाएगा। और ओके। उसके बहुत जल्दी आपको ये चीज यूके के भी नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं दिखेगी। फाइन। एक चीज कॉमन नजर आ रही है, कॉमन चारों पांचों में। अभी तो वैसे दो तो बने नहीं जो बन गए हैं। देखिए नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट क्या होता है, उससे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनती है। आप नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये पॉलिटिशियन की मर्जी के आगे की बात है। अब ये कागज पे आ गया, ये जी हमारी नेशनल स्ट्रेटजी है। जी। फ्रांस का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में देखो, उसमें क्लियर लिखा है कि चाइना से दिक्कत है, इंडिया दोस्त है, इंडिया से स्ट्रेटजिक रिलेशन बनानी है। अमेरिका का देखो, ये स्टेप कॉमन है।
आज कनाडा का देखो ये स्टेप कॉमन है, जबकि वहां पे कुछ खालिस्तानी लोग हैं, कुछ वो जगमीत सिंह वगैरह हैं, वो बड़ा गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, उनके दम पे गवर्नमेंट चलती है, तो उनकी बड़ी बिल्कुल। कोशिश थी कि ये सब लफड़े झगड़े करे, बट ये देखिए द गुड सेंस हैज प्रिवेल्ड। नाउ दे हैव आइडेंटिफाइड कि खतरा हमें चाइना से, इंडिया से नहीं, इंडिया से दोस्ती बनानी है। अब मैक्रोन साहब आ रहे हैं, सिविल न्यूक्लियर डील, काफी चीजें बात हो रही है, मैक्रोन साहब आएंगे मार्च में, जी, तो ये काफी सारी चीजें यहाँ डेवलप हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये तीनों डॉक्यूमेंटों में मुझे एक चीज कॉमन दिख रही है। जी। अभी यूके का आएगा, तो अब क्या होगा, कल को थियोडो की गवर्नमेंट रहे या ना रहे, पर जब तक नया एक नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट नहीं आएगा, तब तक ये दिस इज द स्टेटेड पॉलिसी ऑफ कनाडा इरेस्पेक्टिव ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये यस, फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं बयान नहीं कि हमने बदल दिया कल, ये बयान नहीं हमने बदल दिया, आपने एक बार नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट जारी कर दिया, यू डिक्लेयर्ड इट। तो ये सही। कनाडा की पॉलिसी है, ये जब तक नया नहीं बनेगा 5 साल बाद, 7 साल बाद, जैसे फ्रांस का है, वो 2030 तक है। ओके, 2030 तक फ्रांस की स्टेटेड स्ट्रेटजी है आने वाले 7 सालों में ओके। विज़ावी इंडिया चाइना। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन और वो ये है कि फ्रांस हो, यूके हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, क्योंकि बहुत पुरानी बात है लेकिन कैनेडियन हाई कमिश्नर होते थे पाकिस्तान में, मैं उनका नाम नहीं ले रहा लेकिन उससे अक्सर मेरी बात होती रहती थी, आना-जाना था, उठना-बैठना था, तो वो कहते थे कि यार हम अमेरिका जो कर रहा होता है तो तकरीबन उसी से मिलती-जुलती हमारी पॉलिसीज़ होती है। ये उनकी करेक्ट। बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी तरफ से कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन ये उन्होंने कहा। तो आपको लगता है कि अब चाइना के खिलाफ एक मतलब जो ब्लॉक है जिस तरह I2U2 है या फिर बल्कि मैं ये कहूँगा क्वाड है, क्वाड का ज़्यादा एक बेहतर एग्ज़ाम्पल है। तो इस तरह के लोग और शामिल हो रहे हैं उसमें। देखिए फगर भाई, 2-3 तरह के ब्लॉग है, एक फॉर्मल जी, ब्लॉग है, एक इनफॉर्मल ब्लॉग है, एक इन्फ्लुएंसर ब्लॉग ठीक है, बिल्कुल, है। फॉर्मल ब्लॉग तो ये क्वाड वार्ड हो गए। ठीक हो गया। इनफॉर्मल ब्लॉग मैं बोलूंगा आईटीयू2 हो गए, जो एंटी चाइना तो नहीं है बट इज नॉट प्रो चाइना, हेट्स चाइना। हुँ, एक राइट, हो गए इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, अमेरिका ने स्ट्रेटजी बना दी, जर्मनी फ्रांस से बना दी, फ्रांस से बना दी, कनाडा ने बना दी, जी, कनाडा ने बना दी तो ऑस्ट्रेलिया बनाएगा, ऑस्ट्रेलिया बनाएगा तो जापान भी बनाएगा, जापान बनाएगा तो कहीं ना कहीं जर्मनी भी दाएं बाएं सोचेगा, राइट, फिर यूके को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जी। तो ये जो चाइना ने दुनिया भर से पंगे ले लिए ना, अब अभी हुँ, बलून्स वाला ही मसला देख वो तो लीजिए, बहुत या ज़्यादा हो गया। वो जो दुनिया भर से पंगे ले रहा है, ये अगर बिल्कुल। कोई एक बार बताइए, अगर किसी के हाथ में कुल्हाड़ी जिस टहनी पे बैठा उसी को काट रहा है, तो आप ना कुल्हाड़ी को दोष देंगे ना खुदा को दोष देंगे, भाई तू तो अपनी हरकतें तेरी ऐसी है, तो खुदा भी क्या तेरा भला हुँ, करेगा। चाइना वो कर रहा है, चाइना ने ये जो वायरस वाला खार किया, अब देखिए पहले गुब्बारे छोड़ता है, जब गुब्बारा फोड़ता है तो फिर धमकी देता है, फिर वुल्फ वाली डिप्लोमेसी पे आ जाता है। मतलब ये जो बचकानी हरकतें हैं चाइना की, ये कहीं न कहीं इसको भारी पड़ रही। फ़खर भाई, मैं आपको पिछले डेढ़ 2 साल से कह रहा हूँ, हाँ, जितना-जितना कोविड का मसला घटेगा, उतना-उतना चाइना बटेगा। एक्सपोज़ होता जाएगा। हाँ, बटेगा, ये अल्टीमेटली बटेगा। हुँ, चाइना हैज़ टू ब्रेक अप, चाइना नहीं रहेगा ऐसे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, और अब अमेरिकन थिंक टैंक्स ने इसका टाइम भी डाल दिया, 2029, कि ओके, 2029 तक चाइना विल 100% ब्रेक अप। मोस्ट ऑफ द अमेरिकन थिंक टैंक्स, द ग्लोबल थिंक टैंक्स एग्री टू दैट नाउ। मैं तो शुरू ओके, से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि हाँ, ये चाइना टूटेगा। क्योंकि ये जो आपकी ये जो हरकत है ना ऐसे रहने की दुनिया में, हर एक से पंगे काटना, ये करना, वो करना, ये ऐसे नहीं चलेगा। और चाइनीज़ को एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जब F-35 का इंजन बैंगलोर में स्टार्ट होगा ना, उसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई देगी। नहीं बोल के उस बीजिंग से भी आगे जाएगी ख़ैर एनीवे क्योंकि F-35 एक बड़ा जाना-माना जहाज़ है, फाइटर जेट है और शायद मतलब अमेरिका ग़ालिबन इज़राइल के अलावा आई थिंक सो किसी और के पास सुना है कि नहीं है या नहीं दिया आ, आज क्योंकि आज तक नहीं भेजा कहीं F-35। हाँ, क्योंकि यूएई के साथ कोई डील बन रही थी 2022 में लेकिन पता नहीं किस वजह से वो कैंसल हो गई। लेकिन अमेरिका ने अपने लिए रखा और नो डाउट कि एक बहुत कीमती और बहुत महँगा जहाज़ है उनके पास। हम तो क्योंकि F-16 देखते रहते हैं, लेकिन ये उससे भी बहुत आगे की चीज़ है। तो ख़ैर एनीवे सुमित पीर साहब थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फॉर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू।